दोस्तों हमारी कई सालों की मेहनत के बाद आज हम यूनिवर्स की कुछ ऐसी बातें समझने के काबिल हो चुके हैं कि कैसे नए नए ग्रहों की खोज की जाती है, सूरज कैसे अस्त होता है और इत्यादि। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसे आज तक कोई समझा नहीं सका है। ऐसा ही एक विज्ञान का क्षेत्र है जो उलझनों से भरा हुआ है। उसका नाम है क्वांटम फिजिक्स, जिसका ब्रह्मांड में भी काफ़ी उपयोग होता रहा है और हमारे जीवन में भी। लेकिन इसे समझ पाना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। लेकिन अगर आप फिजिक्स में रुचि रखते हैं और इस मुश्किल लगने वाले विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों क्वांटम फिजिक्स का वह हिस्सा है जिसमें बहुत छोटे छोटे कणों जैसे मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को समझा जाता है। क्वांटम फिजिक्स 20वीं सदी का सबसे रोचक सिद्धांत था, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहा जाता था। इसकी खोज 14 सितंबर 1900 को मैक्स प्लैंक ने क्वांटम फिजिक्स की खोज उस समय की थी। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर सर्च किया था और यह सिद्धांत दिया कि लाइट मैग्नेटिक फील्ड का प्रवाह न होकर ऊर्जा यानी एनर्जी के छोटे छोटे ग्रुप यानी छोटे छोटे भागों में बंटकर चलता है। क्वांटम फिजिक्स को स्थापित करने के लिए प्लैंक को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। इस सोच ने फिजिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी और इसी परिकल्पना को समझकर ही महान वैज्ञानिक रह चुके आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी E=mc² को भी समझा पाए थे। दोस्तों जैसा कि हमने पहले समझाया कि किसी चीज़ को प्रवाह में न रखकर प्लैंक ने उसको छोटे छोटे पैकेट्स यानी ग्रुप्स में बांट दिया था। मैक्स प्लैंक द्वारा बनाए गए ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या यूं कहें उनके बटे होने को क्वांटा कहते हैं और हर क्वांटा की ऊर्जा निश्चित होती है यानी फिक्स होती है और यह प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। इसका फार्मूला था E=hv, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है यानी वो कभी नहीं बदलेगा और v का मतलब होता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। क्वांटम फिजिक्स हमारी ज़िंदगी में भी बहुत तरह से इस्तेमाल होता है। जैसे टोस्टर जो हम यूज़ करते हैं वो भी क्वांटम फिजिक्स की बदौलत ही संभव हो पाया है। मोबाइल फ़ोन भी क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। ऐसे ही डिजिटल कैमरा, LED और यहाँ तक कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ये भी क्वांटम फिजिक्स को समझकर बनाए गए हैं। आइए तो सबसे पहला इसका है ड्यूअल नेचर, यानी यूनिवर्स में सब कुछ कणों और तरंगों के रूप में होता है, जिसे हम वेव्स और पार्टिकल बोलते हैं। यानी ब्रह्मांड की हर चीज़ एक ही समय पर कण भी हो सकती है और तरंगों के रूप में भी रहती है। ये काफ़ी डीप नॉलेज है और आप लोगों ने इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। इसका अर्थ यह है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यूनिवर्स की हर वस्तु में कुछ गुण फाइन पार्टिकल के होते हैं और कुछ गुण फाइन वेव्स के भी होते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर पार्टिकल भी है और वेव भी। दोस्तों अगला सिद्धांत है अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी। अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी क्वांटम फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्वांटम की दुनिया में बहुत छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन जैसे पार्टिकल्स, और इस क्वांटम की दुनिया में किसी भी घटना के होने की संभावना 100% नहीं होती, यानी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। इसके अलावा क्वांटम पार्टिकल्स का सही लोकेशन जानना भी असंभव होता है। कब कौन सा पार्टिकल किस जगह होगा और किस स्थिति में होगा यह भी नहीं कहा जा सकता। मतलब पार्टिकल्स की स्थिति अनसर्टेन बनी रहती है। दोस्तों इसी सिद्धांत पर साइंटिस्ट ने टाइम ट्रैवल की कल्पना की थी, लेकिन वो इसे साकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर वो क्वांटम फिजिक्स की मदद से किसी को टाइम ट्रैवल करा भी देंगे तो उसके आने की संभावना, वापस आने की संभावना लगभग खत्म। और इंसान जब तक इलेक्ट्रॉन से भी छोटा नहीं होगा टाइम ट्रैवल का तो सोचा भी नहीं जा सकता। दोस्तों अगला सिद्धांत है क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी क्वांटम एंटैंग पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में उलझी हुई रहती हैं। ऐसे में जब किसी एक के ऊपर कोई भी क्रिया की जाती है तो दूसरे एंटैंग पार्टिकल्स पर उसका प्रभाव होता है। आप इन्हें जुड़वा भाइयों की तरह भी समझ सकते हैं। पार्टिकल के बीच दूरी बढ़ा देने के बाद भी यह प्रभाव बना रहता है। इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि एंटैंग पार्टिकल्स दूसरे ग्रह पर भी हों तो एक पार्टिकल की प्रक्रिया करने पर दूसरा प्रभावित ज़रूर होगा। साइंटिस्ट आइंस्टीन के लिए भी इसे पचाना आसान नहीं रहा था, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार यह दुनिया असल में होती है और इस पर जितने भी शोध किए जाते हैं उनका जवाब हमेशा सटीक मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी होगी तो आपको पार्ट 2 नहीं समझ में आएगी, इसलिए जाके उसको देखने के बाद ही यह वीडियो देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।